हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्राकैरियोटिक्स। याद रख लेना, प्राकैरियोटिक ट्रांसलेशन के इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन के बारे में। इससे पहले गाइज हम पढ़ चुके हैं कि आपका जो है दो स्टेप, यानी कि एक तो था आपका अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, सेकंड था आपका इनिशिएशन। ठीक है ना, जहाँ पर हमने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाया था। आज हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम इलोंगेशन देखेंगे, देन टर्मिनेशन देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपका एक रिवीजन करवा देता हूं कि हमने क्या क्या किया था। तो हमने देखा था कि ट्रांसलेशन में आपका 4 स्टेप होते हैं इंपॉर्टेंटली। एक आपका अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, दूसरा इनिशिएशन, तीसरा इलोंगेशन एंड नंबर 4 आपका टर्मिनेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन का। इसके बाद गाइज पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन को भी हम देखेंगे, तो वरी करने वाली ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पर इनिशिएशन पढ़ा था। हमने पहले इनिशिएशन की रिक्वायरमेंट देखी थी कि आपको इनिशिएशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने इनिशिएशन स्टेप को समझा था कि किस प्रकार से आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना था। ठीक है ना, ये आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपका बना था। इसमें क्या क्या चीज़ थी वो सारी चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये डायग्राम मैंने आपको समझाया था, इस डायग्राम को देख लेना। ये डायग्राम भी आपका लेनिंजर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको भी आप एक बार देख लेना। फिर यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी इनकी, कि कुछ आपके अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी होती है तभी आपका नेक्स्ट प्रोसेस हो सकता है। जैसे कि हम बात करेंगे आज इलोंगेशन में। तो इलोंगेशन में सबसे पहले तो आपके पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि जो हमने कल कॉम्प्लेक्स देखा था वो आपके पास कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि फंक्शनल 70S राइबोसोम्स आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपकी स्मॉल एंड लार्ज दोनों सब यूनिट होती है। इसके बाद जो आपका एक्टिव अमाइनो एसिड है, ठीक ना, एक्टिव अमाइनो एसिड या फिर चार्ज टीआरएनए है, जिसको हम अमाइनो एसिड टीआरएनए बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास कुछ इलोंगेशन फैक्टर होने चाहिए, जैसे कि EFTU, EFTS, EFG। इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना, हम आगे बात करने वाले हैं। फिर इसके बाद आपके पास GTP होना चाहिए। ठीक है, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी EFTU को भी पड़ेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट आपकी EFG को भी पड़ेगी। गाइज इसके बाद एक आपको एक ऐसा चार्ट मिलेगा जिसमें आपके कहाँ पर आपकी GTP लग रही है, कहाँ पर आपकी ATP लग रही है, कौन सा स्टेप क्या है, कौन से फैक्टर का क्या काम होने वाला है। तो सबके 1 बाय 1 वहाँ पर आपको जो है वो क्या मिल जाएंगे, सबके फंक्शन मिल जाएंगे, तो वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ अगर आपके पास इतनी चीज़ है तो तब आपका इलोंगेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम टर्मिनेशन को आज ही देख लेंगे। तो टर्मिनेशन के लिए आपको क्या होगा कि आपके जो mRNA है, mRNA के अंदर कोई भी स्टॉप कोडोन आ जाना चाहिए। स्टॉप कोडोन कौन कौन सा होता है मैंने आपको बताया था कि UAA, UAG, UAG एंड UG है। ये आपके 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। इनको हम नॉनसेंस कोडोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपके कुछ रिलीज फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि रिलीज फैक्टर 1, 2, 3। ठीक है ना, इसके साथ साथ आपका RRF एक रिलीज फैक्टर ये भी होता है। ठीक है ना, ये राइबोसोम रिलीज फैक्टर होता है, इस बात को आपको याद रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक इलोंगेशन फैक्टर G की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये इलोंगेशन फैक्टर G क्या करेगा हम देखेंगे। इसी के साथ साथ आपको इनिशिएशन फैक्टर 3 की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज़ आपसे पूछा जाता है कि टर्मिनेशन में आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको याद रखना है कि EFG एंड IF3। बच्चे क्या करते हैं कि EF का नाम देखा वे सोचते हैं कि ये आपका जो है इलोंगेशन में रहेगा, और IF3 को देखते हैं तो वे सोचते हैं कि ये केवल आपका इनिशिएशन में रहने वाला है। बट गाइज यहाँ पर आपको इन 2 फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है एंड RRF की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और इसी चीज़ को आपका जो एग्जामिनर होता है वो बखूबी पूछ लेता है। ठीक है ना, वो आपका बखूबी पूछ लेता है। फिर इसके बाद हम फोल्डिंग एंड पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, हम आपके अलग अलग जैसे कि फास्फोराइलेशन देखेंगे, सुमोइलेशन देखेंगे, मिथाइलेशन देखेंगे, कार्बोक्सिलेशन देखेंगे। ठीक है ना, तो अलग अलग स्टेप हम देखने वाले हैं, 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका था अमाइनो एसिड चार्जिंग। मैंने आपको बताया था यहाँ पर 2 ATP की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक कोफैक्टर
Mg की Mg2+ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड जो आपका एंजाइम्स होता है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज नाम का एंजाइम्स होता है, स्पेसिफिकली 20 टाइप्स के अमाइनो ये आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। फिर इसके बाद हमने इनिशिएशन देखा था, फिर हमने इनिशिएशन में इनिशिएशन फैक्टर तथा उनके कुछ फंक्शन देखे थे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर इनके फंक्शन के साथ साथ हमने इनकी लोकेशन देखी थी, लोकेशन पे बात की थी। फिर हमने बात की थी कि आपके इनिशिएशन फैक्टर जो आपका इनिशिएशन प्रोसेस होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। हमने 1 बाय 1 हम स्टेप पे गए थे कि किस प्रकार से सबसे पहले आपकी राइबोसोम्स तथा एमआरएनए की बाइंडिंग होती है, ठीक है ना। ये किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, साइन डलगार्नोसेक्टोन्स क्या काम करता है, इसको आरबीएस यानी कि राइबोसोम्स बाइंडिंग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड स्टेप देखा था जिसमें हमने देखा था कि जो आपका बाइंडिंग ऑफ द इनिशिएटर टीआरएनए, जो जहाँ पर आपका जो है टीआरएनए पी साइड से आकर के जुड़ रहा था, ठीक है ना। आपका जो टीआरएनए है, जो इनिशिएशन टीआरएनए है, जो कि कोड कर रहा था आपका फॉर्माइल मैथ्योनिन को, वो आपका पी साइड्स पे आकर के जुड़ रहा था, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमने देखी थी। फिर हमने इसके बाद देखा था कि किस प्रकार से आपका एन फॉर्माइल मैथ्योनिन बनता है। गाइज यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात क्या है वो चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर एक आपसे पूछा जाता है कि आपका जब मैथ्योनिन से फॉर्माइल मैथ्योनिन में कन्वर्ट किया जाता है तो फॉर्माइल ग्रुप कहाँ से आता है, तो आपको याद रखना है N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट से आपका फॉर्माइल ग्रुप आता है। और इसके लिए जो एंजाइम्स होता है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्माइलेज। बस इतना आपको याद रखना था इसमें। इसके बाद हम आगे ये हमने पढ़ा नहीं था, मैंने आपको समझाने के लिए आपको बोल दिया था कि ये आपको पढ़ाना है कि यहाँ पर किस प्रकार से डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं इनिशियल टीआरएनए या फिर आईटीआरएनए के, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपका अगर प्रोकैरियोटिक्स है तो यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या पाई जाएगी, बेस पेयरिंग पाई जाएगी। लाइक यहाँ पर एक सीए बेस पेयरिंग पाई जाएगी जो कि फंक्शनल होगी, ठीक है ना, फॉर्माइलेशन के लिए फंक्शनल होगी। एंड आपको स्पेसिफिक जीसी पेयरिंग देखने को मिलेगी इनिशिएशन में, वो भी कहाँ पर, आपके एंटीकोडोन के पास में, ठीक है। तो आपको मैंने ये चीज़ बताई थी। एंड अगर यही बात हमारी प्रोकैरियोटिक्स में होती तब यहाँ पर ये आपको जीसी पेयर तो देखने को मिलता, लेकिन ए सी ए की जगह आपको एयू पेयरिंग देखने को मिलती, ठीक है ना। इसके बाद हम बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट पे गए थे कि किस प्रकार से आपकी लार्ज सब यूनिट बन रही थी। यानी कि स्टार्टिंग में आपका क्या था कि आपका एक एमआरएनए था, एमआरएनए सबसे पहले राइबोसोम्स के स्मॉल सब यूनिट से बाइंड करेगा, फिर उसके बाद वहाँ पर टीआरएनए आएगा। टीआरएनए आने के बाद क्या होगा कि आपके जितने भी इनिशिएशन फैक्टर थे, जितनी भी प्रोटीन थी, जो जीटीपी थी, ये जीटीपी आपकी हाइड्रोलाइज हो जाएगी एंड वे इनिशिएशन फैक्टर आपके निकल जाएंगे और आपका आकर के लार्ज सब यूनिट जुड़ जाएगी। एंड गाइज इसी को हमने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोला क्योंकि ये लार्ज सब यूनिट है एंड ये आपकी स्मॉल सब यूनिट है, ये आपका एमआरएनए है एंड ये आपका एक टीआरएनए यहाँ पर लगा हुआ है। इसी चीज़ को हमने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बोला है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक पर, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन इलोंगेशन। तो हम आज ट्रांसलेशन इलोंगेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है कि सबसे पहले तो आपके पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में आपका क्या क्या आता है। इसके बाद आपके पास अमाइनो एसिड टीआरएनएज होने चाहिए, यानी कि जो आपके अमाइनो एसिड चार्जिंग बोल सकते हो या फिर टीआरएनए चार्जिंग बोल सकते हो, ठीक है ना। ये टीआरएनए जो होता है ये ट्रांसफ़र का काम करता है, अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, ठीक है ना। तो आपके पास ये अमाइनो एसिड टीआरएनएज होना चाहिए। इसके बाद आपके पास कुछ साइटोसोलिक सोल्यूबल प्रोटीन होनी चाहिए, ए सेट ऑफ 3 सोल्यूबल साइटोसोलिक प्रोटीन कॉल्ड इलोंगेशन फैक्टर। आपके पास EFTU, EFTS एंड EFG आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपके स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अंदर है, हम अभी बैक्टीरिया के अंदर पढ़ रहे हैं, इस बात को आपको याद रखना है। इसके बाद आपके पास और क्या होना चाहिए कि सेल यूज 3 स्टेप टू ऐड ईच अमाइनो एसिड रेसिड्यू एंड द स्टेप आर रिपीटेड एज मैनी टाइम्स
एज देयर आर रेसिड्यू टू बी एडेड। यानी कि आपका जो जो आपका इलोंगेशन होता है, जो आपका इलोंगेशन प्रोसेस होता है, उसके लिए 3 स्टेप की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। एंड ये 3 स्टेप आपके जब तक चलते रहेंगे बारी बारी, वन बाई इस प्रकार से, जब तक आपका स्टॉप कोडॉन ना आ जाए, ठीक है ना, जब तक आपका स्टॉप कोडॉन ना आ जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आइए अब हम अपने स्टेप से आगे बढ़ते हैं कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप आपका बाइंडिंग ऑफ एन इनकमिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए। यानी कि आपका जो है सबसे पहला स्टेप है कि अब आपका जो टीआरएनए आएगा, जो अमाइनो एसिड टीआरएनए है वो आएगा, उसका जो बाइंडिंग होनी है अब ए साइट्स पे, उसकी बाइंडिंग कहाँ पर होनी है, ए साइट्स पे उसकी बाइंडिंग होनी है। देखो, द एप्रोप्रिएट इनकमिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए बाइंड टू ए कॉम्प्लेक्स ऑफ जीटीपी बाउंड एएफटीयू। तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक डायग्राम से समझाता हूँ। इसको आप एक डायग्राम से समझने की यहाँ पर कोशिश करो। अपना जो है थोड़ा सा वो कर लेना, रिजोल्यूशन हाई कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझो क्या था कि आपका स्टार्टिंग में ये आपका एक इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे है, एक लार्ज सब यूनिट है 50 की, एक आपकी स्मॉल सब यूनिट है 50 की। इसके बाद क्या है, ये आपका यहाँ पर इन्होंने दिखा रखा है, ये आपका mRNA है, ठीक है ना, ये आपका mRNA है। इसकी आप डायरेक्शन देखोगे 5 प्राइम 3 प्राइम। जो राइबोसोम्स की लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट, या फिर जिसको हम फंक्शनल सब यूनिट बोल देते हैं, वो आपकी 5 प्राइम एंड पर आकर के जुड़ी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो राइबोसोम्स होता है वो mRNA के कौन से एंड पे जुड़ता है, 5 प्राइम एंड पे या फिर 3 प्राइम एंड पे। तो आपको याद रखना है वो जुड़ता है आपका 5 प्राइम एंड पर बाय द हेल्प ऑफ साइन डेल्गार्नो साइक्यून्स, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि आपको देखने को मिला कि यहाँ पर इनिशिएशन फैक्टर, कोई भी इनिशिएशन फैक्टर नहीं है। ई भी एग्जिट वाला भी खाली है, ए वाला भी खाली है यहाँ पर, ठीक है ना। ये लोकेशन होती है राइबोसोम्स के अंदर। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड ना बोल करके अब इसको हम फर्स्ट अमाइनो एसिड नहीं बोलेंगे गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको फर्स्ट अमाइनो एसिड नहीं बोला जाता है, इसको डायरेक्ट बोलते हैं फॉर्माइल मैथ्योनिन। फॉर्माइल मैथ्योनिन अमाइनो एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम फॉर्माइल मैथ्योनिन टीआरएनए चार्जिंग भी बोल देते हैं। तो इतना हमारा ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पहले से ही था, ठीक है ना, पहले से ही था। अब हमें सेकंड काम क्या करना है कि अगर हमारा दूसरा कोई भी टीआरएनए आ रहा है, ठीक है ना, चार्ज टीआरएनए आ रहा है, तो उसको ला करके ए साइट्स पे, मान लो यहाँ पर कोई सा भी हमारा चार्ज टीआरएनए आ रहा है, ठीक है ना, चार्ज टीआरएनए आ रहा है, ये चार्ज टीआरएनए वैलिन हो सकता है या फिर आपका एनालिन हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये कहाँ पर आकर के जुड़ेगा, और ये जो हमारा जो भी अमाइनो एसिड फॉर्माइल मैथ्योनिन के बाद आएगा, इसको हम फर्स्ट, याद रख लेना, इसको हम फर्स्ट क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड बोलेंगे, ठीक है ना। मान लो ये हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड आएगा, तो ये कहाँ पर आकर के अटैच होगा, तब ये आकर के अब डायरेक्ट अटैच होगा आपका ए साइट्स पे, डायरेक्ट अटैच होगा कहाँ पर, ए साइट पर अटैच होगा। लेकिन ये ऐसे ही आपका अटैच नहीं हो जाता, इसको अटैच करवाने के लिए आपके इलोंगेशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपकी किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, इलोंगेशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, देखो आप, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इसको समझिए कि आपका यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपका मान लो एक टीआरएनए था, ठीक है ना, एक आपका टीआरएनए था जो कि नया टीआरएनए है। ये टीआरएनए चार्ज था एंड चार्ज होने के बाद इस पे मान लो कोई भी आपका अमाइनो एसिड हो सकता है। मैं यहाँ पर आपका अमाइनो एसिड इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब ये जो टीआरएनए है ये आ करके आपका जो है ए साइट्स पे लगेगा। ये कहाँ पर लगेगा, ए साइट्स पर लगेगा। बट ये ऐसे ही ए साइट्स पे नहीं लग जाता, यहाँ पर इसको इनिशिएशन फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन सबको ये कैसे कैसे 1 बाय 1 ये लगता है, उस चीज़ को देखो। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग में इसको यहाँ से समझने की कोशिश आप करो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आपका जो है इनिशिएशन फैक्टर, सॉरी आपका जो है इलोंगेशन फैक्टर था, ठीक है ना। आपका एक इलोंगेशन फैक्टर था जिसको हमने इलोंगेशन फैक्टर TU बोला, ठीक है ना, TU बोला। तो इस TU के पास एक GDP थी, इस TU के पास एक GDP थी। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, इसको एक इसका दोस्त मिला जो कि दूसरा इलोंगेशन फैक्टर था जिसको हमने TS बोला, जिसको हमने क्या बोला, TS बोला। तो ये दोनों आपस में बहुत पक्के मित्र थे, इसको समझो एक प्रकार से, पक्के मित्र थे। तो इस TS ने कहा कि यार देख, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ बट
ऐसा है कि तेरे पास जीडीपी है एंड जब तक ये जीडीपी है तब तक मैं तुझसे नहीं मिल सकता। तो तू एक काम कर, अपनी जो तेरी ये जीडीपी है, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड बोल सकते हो उसको, तो ये जो अब तेरी गर्लफ्रेंड है इसको जो है अपने आप से रिमूव कर, जब जा करके मैं तुझसे मिलूँगा, ठीक है ना। हम दोनों पक्के दोस्त हैं, लेकिन जो तेरे पास ये गर्लफ्रेंड है ये जो है मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर करेगी, ठीक है ना। तो पहले तू इसे हटा, मैं तब जा कर के मिलूँगा। तो टीयू बोलता है चल यार तेरी दोस्ती के लिए जीएफ कुर्बान, ठीक है ना। तो यहाँ पर जीडीपी निकल जाती है, यहाँ पर जीडीपी निकल जाती है। निकलवाने वाला कौन? टीएस होता है। इंपॉर्टेंट बात, टीएस होता है। फिर इन दोनों के बीच में जो है कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इन दोनों की यारी और भी ज़्यादा पक्की हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि आपका जो ये टीएस होता है, ये टीएस जो होता है इसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। इसको दुख किस बात का होता है कि यार मेरे दोस्त की मेरी वजह से जो है जीएफ निकल गई है, ठीक है ना, जीएफ निकल गई है एंड उसके दो हाथ थे, ठीक है ना। जीडीपी क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर जीडीपी यानी कि डाई, तो यहाँ पर उसके 2 हाथ थे। तो यार ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तो अब ये टीएस क्या काम करेगा? ये टीएस क्या काम करेगा कि इसके लिए एक जीटीपी देखेगा, इसके लिए एक जीटीपी देखा जिसके 3 हाथ हो, जिसके 3 हाथ हो। तो यहाँ पर ये इसने क्या काम किया है, ये टीएस जो है ये कहेगा कि यार देख ऐसा है, हम दोनों बहुत रह लिए, तुझे जीएफ की ही ज़रूरत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तू एक काम कर, तू जीटीपी रख ले, मैं तेरे लिए जीटीपी लाया हूँ। टीयू बोलेगा भाई ठीक है, जैसी तेरी इच्छा, तेरे आने पे मैंने जीडीपी कुर्बान कर दी थी, अब जब तू जीटीपी लेकर के आया है तो मैं ये रख लूँगा। तो ये टीयू जो होता है ये जीटीपी रख लेता है। अब ये टीयू जीटीपी याद रख लेना। अब ये जो टीयू जीटीपी है ये क्या काम करेगा? एक अमाइनो एसाइल टीआरएनए को पकड़ेगा। ये आपका चार्ज टीआरएनए है जिसको हम अमीनो एसाइल टीआरएनए बोलते हैं, ठीक है ना, अमीनो एसाइल टीआरएनए के नाम से जानते हैं। तो ये जा कर के इसके जो है वो हेड पर जा कर के बैठ जाएगा, ठीक है ना, हेड पर जा कर के बैठ जाएगा एंड इससे बोलेगा कि देख अब मैं तुझे जहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ। ये टीयू जीटीपी बोलेगा इस अमाइनो एसिड टीआरएनए से कि देख भाई अब मैं तुझे जहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ, तुझे आँख मीच के वहाँ पर चलना है। तो ये टीयू जीटीपी, तो ये जो आपका अमाइनो एसिड टीआरएनए है ये कहेगा ठीक है भाई, जहाँ तुझे लेकर चलना है तू मुझे वहाँ पर लेकर के चल। तो ये लेकर के आ जाता है तब ये आपका ए साइड्स पे, ठीक है ना। कौन लेकर के आ रहा है? टीयू जीटीपी लेकर के आपका आ रहा है। और जैसे ही ये यहाँ पर आकर के ज्वाइन होगा, जैसे ही आकर के बाइंड होगा, तो बाइंड होने के लिए चाहिए होती है आपको एनर्जी, बाइंड होने के लिए चाहिए होती है एनर्जी। तब ये टीयू जीटीपी जो है, टीयू बोलेगा कि यार देख ऐसा है, जब मैं तुझे लेकर के आया हूँ तो तुझे ज्वाइनिंग कराने के लिए एनर्जी भी मैं ही दूंगा। तब ये टीयू क्या करता है, ये अपनी जीटीपी को हाइड्रोलाइसिस करता है एंड जीडीपी में चेंज हो जाता है, जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट ये आता है कि यहाँ पर ये जो है अमाइनो एसिड को ऐड करवा देता है। जो आपका अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड आकर के यहाँ पर ऐड हो जाता है आपके कौन सी साइड से? ए साइड से, ठीक है ना। तो आई होप अब आपको टीयू का काम समझ में आया होगा एंड टीएस का काम भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो हम देखने की पीछे चलते हैं, मतलब जो हमने छोड़ा था। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप में बाइंडिंग ऑफ एन इनकमिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए, यानी कि जो आपका इनकमिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए होता है उसकी जो है बाइंडिंग होनी होती है ए साइड्स पे। एंड उसको कौन कौन करवाता है? द एप्रोप्रिएट इनकमिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग टू कॉम्प्लेक्स जीटीपी बाउंड ईएफटीयू। जो आपकी इंपॉर्टेंट बाइंडिंग करवाता है वो कौन करवाता है? जीटीपी बाउंड ईएफटीयू जो है बाउंडिंग करवाता है। द रिजल्टिंग अमाइनो एसिड टीआरएनए, यहाँ पर अमाइनो एसिड टीआरएनए ईएफटीयू जीटीपी कॉम्प्लेक्स बाइंड टू ए साइड्स ऑफ द 70th इंटीमेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि अब आपका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसमें आपका क्या होता है, एक तो आपका 70th इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स होता है एंड आपका टीआरएनए ईएफटीयू जीटीपी एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। अब इसके बाद होता क्या था? जीटीपी हाइड्रोलाइज, जीटीपी आपकी हाइड्रोलाइज होती है एंड ईएफटीयू जीटीपी कॉम्प्लेक्स इज रिलीज। जो आपका ईएफटीयू जीटीपी होता है ये आपका रिलीज हो जाता है 70S से। इसके बाद द ईएफटीयू जीटीपी कॉम्प्लेक्स इज रीजनरेट इन द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग
EFTS-GTP यहाँ पर जो इसका दोस्त है फिर वो इसको एक गर्लफ्रेंड यानी कि GTP ला करके देने वाला है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो आपका EFTU है, EFTU जो है वो आपका स्पेसिफिकली बाइंडिंग करवा रहा है अमाइनो एसिड tRNA एंड 70S राइबोसोम्स के बीच में, जबकि जो आपका EFTS है यो एक्चुअल में GTP प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि एक प्रकार से हेल्प कर रहा है EFTU की। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। इसके बारे में ये लिखा हुआ है तो आप और अच्छे से पढ़ सकते हो। दूसरा स्टेप आता है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, अब सबसे पहले तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। तो याद रख लेना, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आपका अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो बॉन्ड बनता है आपको आई होप याद हो अमाइनो एसिड का जो डायग्राम होता है वो किस प्रकार से होता है। वहाँ पर बायोकेमिस्ट्री मैंने आपको एक डायग्रामेटिक मतलब सूत्र भी बता रखा है कि NCC जो आपका C&N होता है, जो आपका C&N होता है यहाँ पर आपको इनके बीच में एक जो है क्या देखने को मिलता है, इनके बीच में आपको एक बॉन्ड देखने को मिलता है। इनके बीच में आपको एक बॉन्ड देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपका स्पेसिफिकली पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर लग रहा है, अमाइनो एसिड टू अमाइनो एसिड के बीच में। चलिए आइए मैं इसको आपको और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझाऊंगा, उसके बाद में आपको जो है फिर नेक्स्ट लेकर के चलूँगा। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करो, क्वालिटी अपनी वही के थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना कि आपका एक अमाइनो एसिड स्टार्टिंग में क्या था, फॉर्माइल मेथियोनिन अमाइनो एसिड था। जब आपका यहाँ पर फर्स्ट अमाइनो एसिड आया, ठीक है ना, इसको इनिशिएशन, जो आपका फॉर्माइल मेथियोनिन अमाइनो एसिड है इसको हम इनिशिएशन, याद रख लेना क्या बोलेंगे, इनिशिएशन अमाइनो एसिड बोलेंगे। जबकि इसके बाद जो आपका अमाइनो एसिड आएगा उसको हम बोलेंगे आपका जो फर्स्ट अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर फर्स्ट अमाइनो एसिड आया। तो अब क्या होगा, अब मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, देखो मैंने पहले आपको एक बात क्या बताई थी, वो चीज़ जान लो, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर इनिशिएशन में हमने क्या देखा था, इनिशिएशन में देखा था कि जो अमाइनो एसिड है वो आकर के कहाँ पर अटैच हो रहा था, वो आकर के अटैच हो रहा था पी साइड्स पे। जबकि अब पहुँचे हम इलोंगेशन में, तो इलोंगेशन में जो आपका अमाइनो एसिड है वो आकर के कहाँ पर अटैच हो रहा है, वो आकर के अटैच हो रहा है ए साइड्स पे, वो आकर के कहाँ पर अटैच हो रहा है, ए साइड्स पे अटैच हो रहा है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो आपका इनिशिएशन में जो फॉर्माइल मेथियोनिन आया है एंड इलोंगेशन में जो आपका अमाइनो एसिड आया है, इन दोनों के बीच में बाइंडिंग होनी है। इन दोनों के बीच में क्या होनी है, बाइंडिंग होनी है। तो बाइंडिंग होने के लिए यहाँ पर देखो NCC, अगर मैं यहाँ पर इसको पूरा बनाऊँ, N आपको पता है NH3 होता है, ठीक है ना, NH3C, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ठीक है ना, COOH एंड ऊपर आपका हाइड्रोजन एंड नीचे आपकी एक R चैन होती है, ठीक है ना। ये आपका अमाइनो एसिड का एक क्या है, डायग्राम है, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रक्चर है। तो एक अमाइनो एसिड यहाँ पर ये रहा, दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ पर ये रहा। तो हमेशा याद रख लेना जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप के बीच में बनता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप एक हाइड्रोफोबिक यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर वाटर का रिलीज होगा। जब ये बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर वाटर रिलीज होता है, आपको इस बात को भी याद रखना है। तो यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड बनना है। स्टार्टिंग में फॉर्माइल मेथियोनिन एंड आपका अमाइनो एसिड, ये फर्स्ट है, ठीक है ना, इसको फर्स्ट अमाइनो एसिड बोला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फॉर्माइल मेथियोनिन एंड जैसे ही यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर जैसे ही बॉन्ड बना है तो अब जो फॉर्माइल मेथियोनिन है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ए साइड्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ए साइड्स पे। और ये जो आपका फॉर्माइल मेथियोनिन या फिर इनिशिएशन tRNA है, इनिशिएशन
tRNA है ये आपका जो है वो इधर की साइड में यानी कि ई साइड्स में पहुंच जाएगा। आगे मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पावरफुल है, ठीक है ना, और आप एकदम समझ जाओगे, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो सेकंड स्टेप क्या आपका कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ए पेप्टाइड बॉन्ड इज नाउ फॉर्म्ड बिटवीन टू अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड के बीच में बनता है। बाइंड देयर tRNA टू A एंड P साइड्स ऑन द राइबोसोम्स, और यहाँ पर A एंड P के बीच में जो आपके अमाइनो एसिड है उनके बीच में ये बनता है। दिस अकर बाय ट्रांसफर ऑफ द इनिशिएटिंग एन फॉर्माइल मैथ्योनिन ग्रुप, जबकि एन फॉर्माइल मैथ्योनिन ग्रुप है उसका ट्रांसफर होता है फ्रॉम इट्स tRNA टू अमाइनो ग्रुप ऑफ द सेकंड अमाइनो एसिड नाउ A साइड्स। यानी कि आपका जो है ये अगर P साइड्स पे था तो आपका जो फर्स्ट अमाइनो, यहाँ पर सेकंड अमाइनो एसिड नहीं, यहाँ पर फर्स्ट अमाइनो एसिड बोलेंगे। क्यों फर्स्ट अमाइनो एसिड बोलेंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो फर्स्ट अमाइनो एसिड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ए पर, तो P का ट्रांसफ़र हो जाएगा अब A पे, ठीक है ना, P का ट्रांसफ़र हो जाएगा A पे, और यहीं पर आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन बनता है। द एंजाइमेटिक एक्टिविटी दैट कैटालाइज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हैज बीन रेफर टू एज पेप्टाइड ट्रांसफरेज। यहाँ पर पेप्टाइड ट्रांसफरेज इसको बोला जाएगा, जो कि आपका क्या काम करेगा, ट्रांसफ़र का काम करेगा, जो कि आपका ट्रांसफ़र का काम करेगा। एक एंजाइम्स एक्टिविटी होती है जो कि कैटालाइज करती है पेप्टाइड बॉन्ड को, ठीक है ना, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है, और जिसको हम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम्स बोलते हैं। तो याद रख लेना, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज नाम का एंजाइम्स होता है। तो ये था आपका सेकंड स्टेप। नंबर थर्ड स्टेप में ये इसके बारे में लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम है इसके बारे में लिखा हुआ है। नंबर थर्ड स्टेप आ जाता है ट्रांसलोकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि अभी तक पीछे हमने क्या देखा था कि आपका जो P से कहाँ पर गया, P से A पर गया था, P से आपका A पर गया था, और यहाँ पर जो P के अंदर जो इनिशिएशन tRNA था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, tRNA था। tRNA के अंदर जो आपका P के अंदर tRNA था ये तो पहुँचेगा आपका कहाँ पर, E साइड्स पे, ये पहुँचेगा E साइड्स पे, जबकि इसके ऊपर जो अमाइनो एसिड था ये कूद करके कहाँ पर चला गया, आपके A साइड्स पे चला गया। यानी कि अगर यहाँ पर फर्स्ट अमाइनो एसिड है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ A, इस प्रकार से लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि ये इनिशिएशन tRNA तो चला गया आपका E साइड्स पे, लेकिन यहाँ पर जो याद रख लेना, अब ट्रांसलोकेशन में क्या होने वाला है, ट्रांसलोकेशन में आपका ये होगा कि देखो A साइड्स का जो tRNA है, अब क्या होगा यहाँ पर, ये जितना लगा हुआ है, ये जो पोर्शन लगा हुआ है, ये पोर्शन आपका tRNA के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका tRNA के साथ इस प्रकार से लगा हुआ है। तो अब इस सब का ये जो लगा हुआ है, इस सब का ट्रांसलोकेशन होगा कहाँ पर, P साइड्स में ट्रांसलोकेशन होगा, ठीक है ना। तो यही आपका ट्रांसलोकेशन होता है। देखो किस प्रकार से, इन द फाइनल स्टेप ऑफ द इलोंगेशन साइकिल ट्रांसलोकेशन द राइबोसोम्स मूव्स वन कोडोन टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ द mRNA। क्या कहने का मतलब है कि भाई साहब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी एक बात कि यहाँ पर जो मूवमेंट होगा, तो वो अब किस दिशा में होगा mRNA की, ये अगर आपकी 5 प्राइम है तो ये आपका 3 प्राइम होगा, ठीक है ना, 3 प्राइम होगा। एंड जो राइबोसोम्स है वो अब आपका इधर की तरफ जो है चलना स्टार्ट करेगा, इधर की तरफ आपका चलना स्टार्ट करेगा। एंड जैसे जैसे इधर चलता जाएगा वो अपनी जो जितने भी अमाइनो एसिड को ऐड कर रहा है, ठीक है ना, वो उन सबको इस प्रकार से ऐड करता हुआ चला जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा डायग्राम में, तो वरी करने की कोई ज़रूरत है नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए आइए जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से जो है स्टार्ट करते हैं। तो वो आपको पता चल गया कि जो राइबोसोम्स है वो मूव करेगा 3 प्राइम एंड की तरफ। कहाँ पर मूव करेगा, 3 प्राइम एंड की तरफ आपका ये मूव करेगा। दिस मूवमेंट शिफ्ट द एंटीकोडोन ऑफ द डाइपेप्टिडाइल tRNA विच इज स्टिल अटैच टू द सेकंड कोडोन ऑफ द mRNA। सेकंड कोडोन ना बोल करके इसको हम फर्स्ट कोडोन बोलेंगे अभी, ठीक है ना, फर्स्ट कोडोन इसको बोलेंगे। देखो मैं इसको फर्स्ट कोडोन क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कोडोन ये समझने के लिए लिखा जाता है कि आपका जो है इसको सेकंड कोडोन बोला जाता है, लेकिन ये वास्तविक में आपका फर्स्ट कोडोन होता है, इस बात को याद रख लेना। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट कोडोन ऑफ द mRNA फ्रॉम द A साइड्स टू द P साइड्स। जैसे कि मैंने बताया A साइड से जो है P साइड्स में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है
टीआरएनए सही है, ठीक है ना। जो आपका डाई, आप इसको क्या बोलेंगे, एक टीआरएनए पे आपका जो है, एक टीआरएनए पे 2 अमाइनो एसिड है, तो इसको बोलेंगे डाई पेप्टिडाइल टीआरएनए, इसलिए इसको क्या बोला, डाई पेप्टिडाइल टीआरएनए इसको बोला जाता है। एंड सिफ्थ द डीएसिलेटेड, जो आपका डीएसिलेटेड है, डीएसिलेटेड टीआरएनए फ्रॉम द पी साइड्स टू द ई साइड्स। एंड ये जो टीआरएनए है, अब ये टीआरएनए आपका जो है, जो यहाँ पर आपका ऐड हो रहा है, ये ई साइड्स में चला जाएगा। एंड ये जो है, ये अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस ए पर कोई दूसरा टीआरएनए आएगा, उस पर जा करके शिफ्ट हो जाएगा। अभी हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से होगा। फ्रॉम वेयर द टीआरएनए इज रिलीज इनटू द साइटोसोल्स, ठीक है ना, और जो टीआरएनए है आपका साइटोसोल में रिलीज हो जाएगा। चलिए आइए इसको पहले एक बार आप समझ लो कि किस प्रकार से आपका जो है ये आपका सारा काम हो रहा है, ठीक है ना। तो आइए इसको पहले आप एक बार समझ लो इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसको 1 मिनट में ज़रा सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या है कि आपका जो है यहाँ पर इसको डाईपेप्टिडाइल ट्रांसफरेज बोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन सा था, फोरमाइल मैथ्योनिन, जो कि आपका इस प्रकार से आकर के ऐड हो रहा था। ये आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड है, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है। तो अब होगा क्या, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, ट्रांसलोकेशन होगी। ट्रांसलोकेशन किस चीज़ की हो रही है कि आपका मैथ्योनिन एंड आपका अमाइनो एसिड है, ये अब आपका पी साइड्स में पहुंच जाएंगे। यानी कि पहले ये ए साइड्स में थे, अब ये आपके पी साइड्स में पहुंच जाएंगे। एंड जैसे ही पी साइड्स में पहुंचेंगे, इसको पहुंचाने के लिए एक आपको जीटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका नाम है ईएफ इलोंगेशन फैक्टर जी, जिसका नाम क्या है, इलोंगेशन फैक्टर जी, जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ही जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी, ये आपका यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जो टीआरएनए है, जो टीआरएनए जो है आपका ई साइड्स पे पहुंच जाएगा, जबकि जो अमाइनो एसिड है वो आपका पी साइड्स पे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इस टीआरएनए की ट्रांसलोकेशन के लिए भी आपको ईएफजी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ईएफजी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो ये था आपका जो कि है वो किस प्रकार से आपका जो है इलोंगेशन होता है। आइए अब मैं इसको आपको एक और सिंपल से डायग्राम्स की सहायता से समझाता हूँ, जहाँ पर ये आपको और भी अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक है ना। आप ज़रा इसको ध्यानपूर्वक देखना। एंड गाइज अब आपकी समझ में ठीक ठाक से ये आने वाला है। तो स्टार्टिंग में आपके लिए क्या था, मैं अब स्टार्टिंग से चल रहा हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहा हूँ कि आपके पास मेथ्योनिन टीआरएनए था, ठीक है ना। आपके पास स्पेशल कंडीशन में क्या था, मेथ्योनिन टीआरएनए था। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करा जाता है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसको चार्ज किया जाता है टीआरएनए पे। जब हम इसको चार्ज करेंगे तो इसको फोरमाइल मैथ्योनिन में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है ना, फोरमाइल मैथ्योनिन में कन्वर्ट किया जाएगा। चार्जिंग किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से आपका कन्वर्जेशन होता है, वो सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना, वो सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद देखो ये राइबोसोम्स है, ये आपका राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स पर आपकी लोकेशन होती है कुछ, जैसे कि ए लोकेशन होगी, ई लोकेशन होगी, एंड ये आपकी जो है पी लोकेशन है, ये पी लोकेशन है। यहाँ पर क्या था कि ए के पास में इलोंगेशन फैक्टर याद रख लेना क्या था, इलोंगेशन फैक्टर ए था, जबकि ई के पास में इलोंगेशन फैक्टर थर्ड था, ठीक है ना। ए नहीं, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इलोंगेशन फैक्टर फर्स्ट था। यहाँ पर याद रख लेना, जो ये आपका पी साइड्स पे एडिशन करवा रहा है, इसके लिए जीटीपी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हो ही रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर इलोंगेशन फैक्टर सेकंड की रिक्वायरमेंट होती है, इलोंगेशन फैक्टर सेकंड की, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड की रिक्वायरमेंट होती है आपकी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा वो देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर ये आकर के अटैच हो गया। एंड अब ये जो राइबोसोम्स हैं, ये आपके स्टार्टिंग कोडोन पर जंप करेगा, स्टार्टिंग कोडोन पे जंप करेगा। एंड याद रख लेना, ये जो राइबोसोम से एमआरएनए जुड़ा हुआ है, अगर प्रोकैरियोटिक्स है तो साइल्ड ऑर्गेनोसेक्वेंस है, और अगर यूकैरियोटिक है तो कोजैक सेक्वेंस है, ठीक है ना, कोजैक सेक्वेंस आपका बनेगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपके सारे के सारे इनिशिएशन फैक्टर, जीटीपी वगैरह सब हाइड्रोलाइसिस हो जाती है एंड लार्ज सब यूनिट आकर के जुड़ जाती हैं। इसको हमने बोला था इनिशिएशन, याद रख लेना, इसको क्या बोला था, इसको हमने बोला था इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इसको बोला था हमने इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फिर इसके बाद आपका सेकंड स्टेप आता है
ठीक है ना। इसको आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक अब समझना है, देखना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखने की कोशिश आप करो कि आपका ये यहाँ पर क्या हुआ। फिर सेकंड स्टेप में आपका जो है इलोंगेशन स्टार्ट हो गया। फिर आपका क्या हो गया, आपका इलोंगेशन आपका स्टार्ट हो गया। इलोंगेशन में क्या हुआ कि भाई साहब आपका जो ए पोजीशन थी, आपकी जो ए पोजीशन थी, ए पोजीशन में आपका जो है इसको, ये आपका फॉर्माइल मैथ्योनिन है, ये आपका फॉर्माइल मैथ्योनिन है, इस बात को याद रख लेना। तो आपका जो है आपके जो है ए पोजीशन पे फर्स्ट अमाइनो एसिड आया, ठीक है ना। फर्स्ट अमाइनो एसिड अब आपका आ गया है, ठीक है ना। ये कैसा आया, इसको लाने के लिए किसने हेल्प किया, तो आपको पता है EF यानी कि इलोंगेशन फैक्टर TU-GTP ने हेल्प की है इसके लिए, ठीक है ना। एंड इस TU की हेल्प किसने की है, इस TU की हेल्प की है TS ने, इस TU की हेल्प की है TS ने। तो यहाँ पर ये जो है पहला अमाइनो एसिड आपका आ गया है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि यहाँ पर जो ये मेथ्योनिन था, ये जो आपका मेथ्योनिन था, फॉर्माइल मेथ्योनिन इसको बोला जाएगा, ये ट्रांसफ़र होगा, ये आपका ट्रांसफ़र होगा इस ल्यूसीन पे, इस ल्यूसीन पर ट्रांसफ़र होगा। एंड ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, यहीं पर आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनना है। यहीं पर आपका क्या होगा, यहीं पर आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनना है, यानी कि लिंकिंग हो रही है ल्यूसीन विथ फॉर्माइल मैथ्योनिन। एक्चुअली यहाँ पर ये मैथ्योनिन क्यों लिखा हुआ है, तो ये आपका यूकैरियोटिक्स का है स्पेसिफिकली, लेकिन यूकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं, बस केवल और केवल फॉर्माइल मैथ्योनिन का डिफरेंस है। एंड कुछ फैक्टर की जरूरत, मतलब फैक्टर डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ पर फैक्टर लिखे हुए नहीं है, तो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, उसी हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका मैथ्योनिन यहाँ पर आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर मेथ्योनिन आपका आ गया है। इसके बाद आपका क्या होगा, जैसे ही ये हुआ तो थर्ड स्टेज में आपका क्या होने वाला है कि यहाँ पर, यहाँ का जो टीआरएनए था, यहाँ का पूरा टीआरएनए ये ट्रांसफ़र हुआ है, ये आपका क्या हुआ, ट्रांसलोकेट हुआ है पी साइड्स पे। याद रख लेना, ये कौन से साइड्स पे ट्रांसलोकेट हुआ है, ये आपका पी साइड्स पे ट्रांसलोकेट हुआ है। एंड ये आपका फॉर्माइल मैथ्योनिन का था, ये आपका फॉर्माइल मैथ्योनिन का टीआरएनए था, तो ये आपका शिफ्ट हुआ है ई साइड्स में, ये आपका शिफ्ट हुआ है ई साइड्स में। एंड यहाँ पर एक नया टीआरएनए, न्यू टीआरएनए आकर के जुड़ा है, जो कि आपका ए साइड्स में आकर के जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी कि इसको बोलेंगे हम न्यू अमाइनो एसाइल टीआरएनए, यानी कि न्यू चार्ज टीआरएनए भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल आपका टीआरएनए लिख रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है ना, जिससे कि आप समझ जाओ। तो यहाँ पर जो है नया टीआरएनए आपका ये बना। अब इसके बाद देखो क्या स्टेप आता है, वो देखने की अब आप कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है। एक सेकेंड, ये रहा। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका अमाइनो एसिड बना था, तो पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन दोबारा से होगा, लिंकिंग दोबारा से होगी। यानी कि अब आपकी दोबारा से क्या होगा कि जो आपका अमाइनो एसिड थे वे जंप करेंगे, ट्रांसलोकेट करेंगे ए साइड्स पे, वे ट्रांसलोकेट करेंगे ए साइड्स पे। तो ये आपका मेथ्योनिन का टीआरएनए था, ये आपका ल्यूसीन का टीआरएनए था, तीसरा आपका ट्रिप्टोफैन आया हुआ है, याद रख लेना। अब यहाँ पर क्या होगा वो देखने की कोशिश करो। तो जो आपका ये स्टार्टिंग का, ये आपका स्टार्टिंग का क्या था, फॉर्माइल मैथ्योनिन का टीआरएनए था, ये आपका साइटोसोल में रिलीज हो जाएगा। जबकि सेकंड यहाँ पर जो है एग्जिट साइड में अब ल्यूसीन का आ जाएगा, ये आपका ल्यूसीन का है। एंड सेकंड नंबर पे ये ट्रिप्टोफैन का है, सेकंड नंबर पे ट्रिप्टोफैन का है। एंड यहाँ पर एक नया आपका टीआरएनए आएगा जो कि वैलिन पे आएगा। तो इस प्रकार से गाइज जितने भी आपके जो है टीआरएनए अब आएंगे, जितने भी आपके न्यू टीआरएनए आएंगे, वे सब के सब कहाँ पर आएंगे, ए पोजीशन पे आएंगे। एंड जैसे जैसे आपके ए पोजीशन पे आते जाएंगे, आपकी जो है किस प्रकार से चलती रहेगी कि सबसे पहले पी के बाद आपका जो है सबसे पहले आपका ए पे कोई मान लो नया जो है टीआरएनए आया, ए पे टीआरएनए आया, टीआरएनए आने के बाद ये पूरा का पूरा टीआरएनए पी पर चला जाएगा। एंड टी के बाद जो टीआरएनए है वो ई तक चला जाएगा। लेकिन जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड केवल और केवल इन दो के बीच में घूमते रहेंगे। ई पे जो जाएगा वो आपका सिंगल टीआरएनए जाएगा, जो कि बाद में जा करके आपका साइटोसोल में आपका जो है डिजोल्व होने वाला है। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है ना।
इतनी बात याद रखनी बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद देखो ये सब वही चीज़ दिखाई गई है कि किस प्रकार से आपका 1 बाय 1 आपका जो है ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है टीआरएनए का, ठीक है ना, एंड किस प्रकार से आपके अमाइनो एसिड बन रहे हैं, किस प्रकार से आपके बन रहे हैं। अब इतनी बात समझ में आ गई तो ये था गाइज आपके लिए क्या था आपका इलोंगेशन। अब हम देख लेते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन बहुत ही ईजी है, टर्मिनेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मान लो आपका अगर ए साइट्स पे जो टीआरएनए है वो स्टॉप कोडोन लेकर के आ गया, वो अगर स्टॉप कोडोन लेकर के आ गया, स्टॉप कोडोन कौन कौन से होते हैं आपके यूएए, यूएजी एंड यूजीए, अगर ये आपके स्टॉप कोडोन आ गया तो इनको पहचानेंगे रिलीजिंग फैक्टर। इनको कौन पहचानेंगे? रिलीजिंग फैक्टर पहचानेंगे। एंड जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर आपको पहचानेंगे, इन स्टॉप कोडोन को वे आकर के अटैच हो जाएंगे और जितने भी आपकी असेंबली हैं, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, एमआरएनए, उन सबको ब्रेक डाउन कर देंगे एंड इसमें आपकी जीटीपी की रिक्वायरमेंट लगेगी जो कि रिलीज फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए एक बार पढ़ लेते हैं कि आपके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि टर्मिनेशन इज ए सिग्नल बाई द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ 3 टर्मिनेशन कोडोन इन द एमआरएनए, या तो आपका यूए हो, यूएजी हो, यूजीए हो, इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनल कोडोन अमाइनो एसिड, ठीक है ना। जब आपका फाइनल कोडोन आता है, फाइनल कोडोन का पता कैसा लगेगा? जब कभी भी आपका इन तीनों कोडोन में से कोई सा भी कोड आ गया, वही आपका फाइनल कोडोन होता है, वही आपका फाइनल कोडोन होता है। एंड ये कोडोन जो होते हैं यही काम करते हैं आपके सिग्नल का, एंड कौन से सिग्नल का? टर्मिनेशन सिग्नल का, ठीक है ना। इसलिए इनको नॉनसेंस याद रख लेना, इसलिए इनको नॉनसेंस कोडोन के नाम से भी जाना जाता है। इन बैक्टीरिया वन से टर्मिनेशन कोडोन ऑक्यूपाई द राइबोसोमल साइट। इनमें से कोई सा भी एक आ जाए, राइबोसोमल की ए साइट्स पे 3 टर्मिनेशन फैक्टर, इनमें से 3 टर्मिनेशन फैक्टर ऐसे होते हैं जो इसको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर तीनों के तीनों टर्मिनेटर फैक्टर कैप्चर नहीं करेंगे, या तो RF1 आएगा, RF2 आएगा या फिर RF3 आएगा। ऐसा नहीं कि तीनों के तीनों फैक्टर एक साथ आ रहा है, ना ऐसा नहीं। 3 टर्मिनेटर फैक्टर, और इनको रिलीजिंग फैक्टर भी बोल देते हैं, या तो इनको टर्मिनेटर फैक्टर बोलो या फिर इनको रिलीज फैक्टर बोलो। द प्रोटीन RF1 एंड RF2 एंड RF3 कंट्रीब्यूट टू। अब ये क्या काम करवाते हैं? अगर इनमें से कोई सा भी फैक्टर आ गया तो ये क्या काम करवाएंगे? यहाँ पर इनके फंक्शन लिखे हुए हैं कि पहला काम करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ द टर्मिनल पेप्टिडाइल टीआरएनए बॉन्ड। जो आपका पेप्टिडाइल टीआरएनए बॉन्ड बनना था, यानी कि अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनना था, उसको जो है ब्रेक डाउन करवाएंगे, उसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। रिलीज ऑफ फ्री पॉलीपेप्टाइड चैन, और जो पॉलीपेप्टाइड चैन है उसको रिलीज कर देंगे। एंड लास्ट टीआरएनए नाउ अनचार्ज, जो लास्ट टीआरएनए रहता है, यानी कि जो आपका स्टॉप कोडोन रहता है, वो आपका अनचार्ज आता है फ्रॉम पी साइट्स एंड डिसोसिएशन ऑफ द 70 राइबोसोमल इनटू द 30 एंड 50 सब यूनिट। यानी कि आपका जो राइबोसोम्स की फंक्शनल यूनिट थी उसको आपको क्या करेंगे, ये आपका जो है डिसोसिएशन करवा देंगे, अलग अलग करवा देंगे, अगर ये इनमें से रिलीजिंग फैक्टर कोई सा भी आ जाता है तो। अब यहाँ पर स्पेसिफिक रिलीजिंग फैक्टर के जो है आपके जो है स्पेसिफिक कोडोन होते हैं, जैसे कि RF1 रिकॉग्नाइज द टर्मिनेशन कोडोन UAG UA, यानी कि जो RF1 है ये आपका UAG एंड UAA को पहचानेगा। जबकि जो आपका रिलीजिंग फैक्टर रिकॉग्नाइज यहाँ पर सेकंड है, ये आपका रिलीजिंग फैक्टर सेकंड आ गया, तो ये आपका UGA एंड UAA को पहचानेगा, ठीक है ना। आपको इतनी बात याद रखनी है, ठीक है ना। और आप आगे पढ़ लेना, यही सब कुछ लिखा हुआ है, तो इतना वरी करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ मैं आपको बताता हुआ यहाँ पर मैं चल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। क्या हुआ आपके पास? मान लो आपकी जो है स्टार्टिंग में ये कोई एक चैन थी, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका आ रहा था,
तो यहाँ पर क्या हुआ, इस यहाँ पर आपका ए साइड्स पे क्या हो गया, कोई भी स्टॉप कोडॉन आ गया, मान लो UAA आ गया, ठीक है ना, UAA आ गया, तब इसको रिलीजिंग फैक्टर एकदम से पहचान जाएगा कि हाँ यार ये तो आपका जो है स्टॉप कोडॉन आ गया, एंड रिलीजिंग फैक्टर आपका ए साइड से जाकर के ए साइड्स को ब्लॉक कर देगा, एंड जैसे ये ब्लॉक करेगा तो जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको अलग कर देगा। इसके बाद जो आपकी डाइपेप्टाइल टीआरएनए लिंकेज होती है उसकी हाइड्रोलाइसिस करवा देगा, एंड इसके बाद गाइज ये क्या काम करेगा, ये जीटीपी का यूज करके, यानी कि अब इसको डिसोसिएशन करना है ना 30 एंड 50 को, तो ये क्या काम करेगा, ये EF इलोंगेशन फैक्टर G, एंड यहाँ पर याद रख लेना इनिशिएशन फैक्टर थर्ड एंड आपका एक RRF फैक्टर, इन सब का यूज करके यहाँ पर ये क्या काम करेगा, ये आपके जो है वो इस जो आपके राइबोसोम्स की यूनिट है इनको ब्रेक डाउन कर देगा। यानी कि इस प्रकार से देखो आपका जो है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तो वो चीज़ देखने की कोशिश करो कि यहाँ पर ये देखो, ये आपका जो है इनिशिएशन फैक्टर 3 इसको अलग कर दिया, और आपका जो 50S है उसको अलग कर दिया, अपने आप भी अलग हो गया, टीआरएनए भी अलग हो चुका है, यानी कि यहाँ पर ये है जो है सब चीज़ को डिसोसिएशन कर रहा है। तो ये था आपका टर्मिनेशन, ये आपका वही चीज़ लिखी हुई है, तो इतनी इसमें खास बात नहीं है, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है कि मैं जो आपका फर्स्ट अमाइनो एसिड था, जो आपका फॉर्माइल मैथ्योनिन के बाद था, उसको मैं फर्स्ट अमाइनो एसिड क्यों बोल रहा था, उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। देखो भाई साहब, ये फॉर्माइल मैथ्योनिन जो है ये प्रोटीन में किसी भी चीज़ को कोड नहीं करते, ये किसी भी चीज़ को कोड नहीं करता, तो इसका रिमूवल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो देखो फॉर्माइल मैथ्योनिन कैसे कैसे बना एंड कैसे कैसे रिलीज हो रहा उसके लिए देख लो, एंड गाइज ये आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस बात को भी याद रखना है। सबसे पहले आपके पास मैथ्योनिन था, सही बात है, तो इसको हमें प्रोकैरियोटिक्स में पढ़ना है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है फॉर्माइल मैथ्योनिन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एंजाइम्स है जिसका नाम है अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, जो कि अपने ऊपर इसको चार्ज करेगा, एंड यहाँ पर ये टीआरएनए फॉर्माइल मैथ्योनिन, ठीक है ना, यहाँ पर ये फॉर्माइल मैथ्योनिन आपका जो है अभी तक नहीं बना, लेकिन इसको बनाना है, ठीक है ना, अभी इसको बनाना है। यहाँ पर देखो, अब इम्पोर्टेंट बात, एक बात समझो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है आपका एंजाइम्स, ये आपका टीआरएनए, ये क्या है, ये आपका टीआरएनए, एंड ये टीआरएनए कैसा है, ये टीआरएनए तो आपका स्पेसिफिकली फॉर्माइल मैथ्योनिन का है, लेकिन आपके पास जो अमाइनो एसिड है वो फॉर्माइल मैथ्योनिन नहीं होता, ना ही आपके पास फॉर्माइल मैथ्योनिन के लिए कोई भी एंजाइम्स नहीं होता, जबकि उसके पास टीआरएनए होता है। तो ये टीआरएनए क्या काम करता है, आपका जो है एंजाइम्स की सहायता से इस मैथ्योनिन को क्या काम करेगा, फॉर्माइल मैथ्योनिन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर ये टीआरएनए जो है, फॉर्माइल मैथ्योनिन का जो टीआरएनए है, सिंपल अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज की सहायता से मैथ्योनिन को अपने ऊपर चार्ज कर लेता है, ये इसने चार्ज कर लिया। अब चार्ज करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये एक और एंजाइम्स की हेल्प लेगा जिसको हम ट्रांसफॉर्माइलेज बोलेंगे, ये ट्रांसफॉर्माइलेज क्या काम करेगा, ये आपका N10 फॉर्मल एल्डिहाइड टेट्राफोलेट से क्या काम करेगा, N-फॉर्माइल को जो है ट्रांसफ़र करवा देगा मैथ्योनिन पे। तो अब आपका क्या बनेगा, N-फॉर्माइल मैथ्योनिन टीआरएनए मेट, ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा, ठीक है ना। और इसी को हम प्रोटीन इनिशिएटर, अब इसको हम फर्स्ट अमाइनो एसिड ना बोल करके इसको हम प्रोटीन इनिशिएटर बोलेंगे, यानी कि ये देखो, ये आपका प्रोटीन इनिशिएशन है, ये क्या है, प्रोटीन इनिशिएशन है, जो आपका स्टार्टिंग में आकर के अमाइनो एसिड जुड़ा है। इसके बाद जो आपके अमाइनो एसिड होंगे वे आपका, अगर पहला जुड़ा उसको फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एंड इसी प्रकार से सो ऑन चलता रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ये N-फॉर्माइल मैथ्योनिन जो होता है ये प्रोटीन कोडिंग में मतलब कोई हेल्पफुल भूमिका नहीं निभाता, ये किसी चीज़ को कोड नहीं करता, किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता, तो इसका निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ज़रूरी हो जाता है तब हम क्या करते हैं कि इसको जो है एक एंजाइम्स होता है जिसको बोलते हैं
पेप्टाइड डिफॉर्माइलेज। पेप्टाइड डिफॉर्माइलेज होगा तो पेप्टाइड डिफॉर्माइलेज से आपका जो N4 ग्रुप होगा, जो आपका N4 ग्रुप होगा वो आपका बाहर निकल जाएगा। वो क्या होगा, वो आपका बाहर निकल जाएगा। फिर इसके बाद ये मेथियोनिन भी बचा हुआ है, ये मेथियोनिन भी हमारे किसी काम का नहीं है। इसको निकालने के लिए मेथियोनिन अमीनो पेप्टाइडेज आएगा, तो यहाँ से ये हमारा मेथियोनिन भी गायब हो जाएगा। तो अब आपको दिख रहा होगा कि आपका अमाइनो एसिड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस प्रकार से बचे हुए हैं। एंड गाइज इन्हीं का अब हमको क्या करना पड़ता है, इन्हीं की फोल्डिंग होती है, इन्हीं का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। ये जो आप प्रोटीन देख रहे हो, जो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन देख रहे हो, इसी की हमें फोल्डिंग करानी है, इसी पे हमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करवाना है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में क्या होता है, आपका सुमोइलेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है, फास्फोराइलेशन होता है, ठीक है ना, और भी आपका काफ़ी कुछ होता है। तो वो हम सारी चीज़ें समझेंगे। अब आपकी समझ में आया होगा कि क्यों हमने जो है इसको, मैंने क्यों आपका जो सेकंड नंबर का अमाइनो एसिड जुड़ा था उसको क्यों फर्स्ट नंबर का अमाइनो एसिड बोला है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। रिवीजन में ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर वही काम है कि जैसे ही आपका रिलीजिंग फैक्टर आएगा, ये मैंने आपको नहीं बताया था कि जैसे ही आपका रिलीजिंग फैक्टर आएगा तो ये सारी की सारी यूनिट आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो गाइज ये था आपका प्रोकैरियोटिक्स का इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है ना। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। लेक्चर लंबा गया है लेकिन आपने जो है बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझा है। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम चलेंगे यूकैरियोटिक्स इनिशिएशन के लिए, ठीक है ना। यूकैरियोटिक्स इनिशिएशन के लिए चलेंगे एंड उसको भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।